मैंने सब कुछ बहुत ही परफेक्टली प्लान किया है। देख लेना, कल सुबह हमारा नया ऑफिस बहुत ही ग्रैंड तरीके से स्टार्ट होगा। और मैम इतना जल्दी ये सब कुछ कैसे होगा? अरे संभाल के, इसमें बहुत ही कीमती सामान है। अगर कुछ भी टूटा तो तुम्हारे पेमेंट में से पैसे काट लूंगी। मैम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। क्या पता चला? सर इसे किसी ने गोली मारी। जरा पलटो बॉडी को। गोली आर पार हो गई है। हाँ सर। किसी ने देखा गोली चलाने वाले को? नहीं सर। अच्छा, गोली की आवाज? नहीं सर, किसी ने आवाज भी नहीं सुनी। गोली चलाने वाले को नहीं देखा, गोली चलने की आवाज नहीं आई, मतलब मारने वाला पूरी तैयारी के साथ आया था। साइलेंसर लगा के मारा है। सर आदमी ऊपर से गिरा है यहाँ पे। वहां ऊपर से? हाँ सर। किसी ने देखा ऊपर से गिरते हुए? हाँ सर, इन लोगों ने। क्या देखा आप लोगों ने यहाँ पे? सर मैं यहाँ खड़े होकर अपने असिस्टेंट से बात कर रही थी और अचानक से ये लाश ऊपर से मुंह के बल यहाँ गिरी। गोली चलने की आवाज सुनी आप लोगों ने? जी नहीं सर। चीखने चिल्लाने की? जी बिल्कुल भी नहीं। कौन है ये आदमी, आप लोग जानते हैं? नहीं सर। नहीं सर। ये यहाँ काम नहीं करता क्या? आई डोंट थिंक सो। नहीं सर। तुम सिक्योरिटी इंचार्ज हो नया के? हाँ साहब, मैं ड्यूटी करता हूँ यहाँ। कौन है ये आदमी, कब आया यहाँ? पता नहीं साहब, वो पता नहीं? क्या कर रहे थे यहाँ पे? हैं? इसकी एंट्री नहीं लिखी क्या? साहब रजिस्टर में एंट्री तो की होगी साहब, पहचानना मुश्किल है साहब। अच्छा, किसी को भागते हुए देखा यहाँ से? नहीं साहब। कोई आईडी वगैरह? सर आईडी वगैरह तो नहीं है। पैंट के अंदर वाली जेब में ये ड्रग्स का पैकेट है। ड्रग्स का पैकेट? सर ये देखिए। ये तो रस्सी का निशान। लेकिन सर ये आदमी ऊपर रस्सी के साथ क्या कर रहा होगा? सर एक और लाश। विजय जी? सर आप जानते हैं इन्हें? हाँ, ये एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। पिछले साल ही रिटायर हुए थे। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर? सर यहाँ क्या करने आए होंगे? सीने पे गोली मारी है। सर इनको भी गोली आर पार हो गई, पहली लाश की तरह। माय गॉड, इनको भी गोली मारी, और नीचे जो लाश पड़ी है उसे भी। सर कहीं इन दोनों का आपस में कोई संबंध तो नहीं? संबंध है पूर्वी, संबंध है। ये देखो, इनके हाथ देख रहे हो? इनके हाथ पे भी वैसा ही रस्सी का निशान है जैसा नीचे वाली लाश पे। सर लाश फोरेंसिक भिजवा दी। माय गॉड, क्या हुआ सर? ये सब क्या हो रहा है? तीन लाशें। सर इसे भी गोली मारी है। सर एग्जिट वोन नहीं है, मतलब सर गोली अभी भी अंदर है। सर बाकी दो को गोली आर पार हो गई है।
इन्हें नहीं। क्या चक्कर है? सर इसके हाथ पे भी रस्सी के निशान। एक बात नोट की तुम लोगों ने? तीनों के हाथ में रस्सी के निशान है, तीनों को गोली लगी है, लेकिन तीनों को गोली अलग अलग जगह पे लगी है। जो आदमी नीचे पड़ा है उसको गोली सीने के निचले भाग पे लगी है, विजय जी को सीने के बीच में, और इस आदमी को गले में। 3 गोलियां 3 अलग अलग जगह पे। सर हो सकता है खूनी 3 अलग अलग लोग हों। हो सकता है, मगर कितनी अजीब बात है, 3 खून हुए हैं यहाँ पे और किसी ने भी खूनी को देखा नहीं। इधर आओ। जी साहब। इन्हें पहचानते हो? साहब ये तो विक्रम जी हैं। विक्रम जी? कौन है ये? इनका ऑफिस नीचे ही है। नीचे ही ऑफिस? जी। निखिल, इसके साथ जाओ और ऑफिस में से किसी को लेके आओ यहाँ पे। सर आइए। सर, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, दूसरा बिजनेसमैन और तीसरे की जेब से हमें ड्रग्स मिले। ये तीनों टेरेस पे क्या कर रहे थे? सर शायद ये विक्रम ड्रग्स लेता हो और दूसरे आदमी से खरीदता हो, जो शायद एक ड्रग डीलर हो। हम अगर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर विजय जी, ये यहाँ पे क्या कर रहे थे? सर ये सुनील जी, विक्रम जी के मैनेजर। किसने मारा इन्हें? सर मुझे खुद भी झटका लगा जब मुझे सिक्योरिटी वाले ने बताया। आज ही ऑफिस आए थे? जी सर, इनफैक्ट विक्रम सर मेरे साथ ही मीटिंग में थे। जब ये आपके साथ मीटिंग में थे तो वो यहाँ कैसे पहुँचे? जी वो तकरीबन 1 बजे सिगरेट पीने के लिए ऊपर आए थे। ये सिगरेट पीने हमेशा यहीं पे आते थे? जी। अच्छा, जब ये निकले थे तो इनके साथ में कोई और आदमी था या अकेले थे? जी नहीं, कोई नहीं था। कोई भी नहीं था? नहीं। सर हो सकता है विक्रम जी ने दोनों को बुलाया हो ऊपर टेरिस पे। हाँ, मगर एक बिजनेसमैन को क्या काम आ पड़ा, एक ड्रग वाले से और एक पुलिस वाले से। मुझे नहीं आना है। अरे क्या बचपना है फ्रेडी, चलो अंदर। मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं आना है। अरे नाराज होने से क्या फायदा है यार? बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। क्या हुआ? आज फ्रेडी सर के मिजाज क्यों खराब है? अब क्या बताऊं तारिका जी, ये डॉक्टर साहब, इनकी वजह से हो रहा है सब। क्या डॉक्टर साहब, क्या कह दिया आपने? फ्रेडी को अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। कमाल करते हो यार, मैंने क्या कह दिया भाई? ए फ्रेडी यहाँ इधर इधर, कम कम। क्यों भाई, क्या बात है? मैंने क्या कहा तुमसे? हाँ, परसों तो आपने कहा था ना, फॉरेंसिक लैब में आना है तो दिमाग का ताला खोल के आना है।
वरना आना ही नहीं है। हाँ यार, तो ठीक ही कहा। अरे तुम लैब में आते ही इतने टेढ़े मेढ़े सवाल करने लगते हो तो कहना तो पड़ेगा, इसमें नाराज क्यों होते हो यार? अरे जाने दीजिए डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसे केस आ जाते हैं कि दिमाग में टेढ़े मेढ़े सवाल उठने लगते। अब इस केस में लीजिए, तीन लोगों को गोली लगी है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि गोली चली कहां से। हवा में से। क्या? हवा में से? हाँ, और इन तीनों की मौत एक ही गोली से हुई है। क्या? एक ही गोली से? हाँ अभिजीत, तीनों को एक ही गन से और एक ही बुलेट से मारा गया है। हवा में से गोली चली, एक गोली से 3 लोग मर गए। तीन लोग मर गए। अरे ये कैसे हो सकता है सर? फिर आप कहेंगे कि फ्रेडी टेढ़े मेढ़े सवाल पूछता रहता है। अरे नहीं फ्रेडी, एक बार तो वाकई इस सवाल ने मेरी भी खोपड़ी घुमा दी थी, लेकिन बाद में दिमाग लगाया और घाव को अच्छी तरह से देखा तो समझ में आया। घाव देख के? क्या क्या समझ में आया? हमें भी तो समझाइए। मैं बताता हूँ। ये देखो, इसके घाव को देखो। इस आदमी को गोली यहाँ सीने पर लगी है। वो तो साफ दिखाई दे रहा है। अरे यार, पहले पूरी बात सुन लेनी चाहिए सचिन। हाँ, अगर ये दिखाई दे रहा है तो ये भी तो दिखाई दे रहा होगा कि इसे यहाँ सीने से काफी ऊपर गोली लगी। और ये देखो, इस आदमी को गोली गर्दन पर लगी। तो ये अभिजीत, ये तीनों लोग एक ही लाइन में खड़े हुए थे, आगे पीछे। और ये पहला वाला आदमी खूनी से करीब 1.5 से 2 फीट की दूरी पर था और खूनी ने गोली नीचे से चलाई। यूं। लो, फिर से बम फोड़ दिया। अरे डॉक्टर साहब, मेरा नहीं, फ्रेडी का तो ख्याल करो। साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूं वो आप लोगों को दिखाता हूं। आइए फ्रेडी, आजा। तीनों अपनी मौत को खींच रहे थे। सर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उन तीनों मरने वालों का आपस में कनेक्शन क्या है। फ्रेडी एक एक्स पुलिस ऑफिसर विजय है, दूसरा बिजनेसमैन विक्रम, और तीसरा वो आदमी जिसके पास से हमें ड्रग्स मिले थे। तीनों के तीनों एक साथ उस बिल्डिंग के छत पर थे। क्यों? कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा ना उस तीनों के बीच में, इसीलिए तो वहां उस छत पर थे एक साथ। सर, ड्रग्स का चक्कर हो सकता है, शायद वहां कोई ड्रग डील हो रही हो। अगर ऐसा है तो फिर वो एक्स पुलिस ऑफिसर वहां पे कर क्या रहा था? हो सकता है वो एक्स पुलिस ऑफिसर उस ड्रग का गैंग मेंबर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी का पीछा कर रहा हो। लेकिन हमें पता लगाना चाहिए उस तीसरे आदमी का, वो तीसरा आदमी जिसके पास से वो ड्रग्स मिले थे, वो कौन है? मगर सर, उन तीनों को इतनी प्लानिंग करके मारा किसने होगा? मारा जिसने भी हो, पर वो वहां शायद सिर्फ एक को मारने आया होगा और बाकी के दोनों बस गेहूं में घुन की तरह पिस गए। हाँ रजत, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक बात पक्की है कि उन तीनों के हाथों पर रस्सी के निशान थे। रस्सी के तीनों के तीनों करने क्या गए थे रस्सी के साथ बिल्डिंग के छत पर? चक्कर क्या है रस्सी का? एक बात और, विक्रम के मैनेजर ने हमने बताया था कि उसने कभी भी विक्रम के मुंह से विजय का नाम नहीं सुना था। मतलब विक्रम विजय को जानता नहीं था, है ना? जी सर। हो सकता है विजय विक्रम को जानता हो, तो पता लगाओ। देखो देखो क्या संबंध था विजय और विक्रम के बीच में, क्या संबंध था? डॉक्टर सारुंखे ने बताया था कि पहले आदमी को खूनी ने 2-3 फीट की दूरी से गोली मारी है।
और वो भी नीचे के एंगल से। पहले आदमी को सीने पे लगी, दूसरे को सीने पे ऊपर और तीसरे को गले में लगी। इसका मतलब खूनी यहां से बाहर लटक रहा था। पर सर कोई ऐसे हवा में से गोली कैसे चला सकता है? पूर्वी उन तीनों के हाथ में रस्सी के निशान थे, तो शायद उन तीनों ने ये रस्सी पकड़ी होगी और खूनी उसी रस्सी के दूसरे सिरे पे नीचे लटका होगा। और सर खूनी रस्सी से लटका क्यों होगा? और अगर लटका था तो वो तीनों रस्सी खींच क्यों रहे थे? उसकी मदद क्यों कर रहे थे? शायद उन्हें मालूम नहीं होगा कि नीचे लटका हुआ आदमी खूनी है और उनकी जान लेने वाला है। उसने मदद मांगने के बहाने से इन तीनों को यहाँ बुलाया और नीचे लटक के उनको गोली मार दी। लेकिन सर उसने बिल्डिंग से लटकने के लिए वजह क्या बताई होगी? बिल्डिंग से बाहर लटकने की क्या वजह हो सकती है? बिल्डिंग से कौन आदमी बाहर निकले? वही जो साफ सफाई का काम कर रहा हो, बिल्डिंग का काम कर रहा हो या फिर पेंटिंग का काम कर रहा हो। शोभा जी, क्या विजय जी किसी बात को लेकर परेशान थे? जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, हाँ मगर अपने पुराने केस को लेकर थोड़ा एक्साइटेड थे। एक्साइट थे? किस केस को लेकर? जी ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि काम की बातें वो मेरे साथ डिस्कस नहीं करते थे। जी, विजय जी किसी विक्रम नाम के आदमी को जानते थे? ये नाम तो मैंने उनके मुंह से कभी नहीं सुना। कल घर से निकलने से पहले उन्होंने कुछ कहा था आपको, या फिर बताया हो कि वो कहाँ जा रहे हैं? जी बताया तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ निकलने से पहले एक फोन आया था। फोन मोबाइल पे आया था या लैंडलाइन पे? जी वो लैंडलाइन पर। ये फोन कितने बजे आया होगा? यही 12 साढ़े 12 के करीब। फ्रेडी चेक करो, देखो 12 से 12:30 के बीच किस नंबर से फोन आया था। सर 12 और 12:30 के बीच सिर्फ एक ही फोन आया था। कोई लैंडलाइन नंबर है? फोन करो उस लैंडलाइन पे, देखो कहाँ का नंबर है। यस। हेलो, हाँ अब कहाँ का नंबर है ये? क्या? ओके थैंक्स। क्या हुआ सर? जिस नंबर से विजय जी को फोन किया गया था वो विक्रम के ऑफिस का है। क्या? विक्रम के ऑफिस का? विक्रम के ऑफिस से किसने फोन किया होगा और क्यों? सुनो। सलाम साहब। सलाम। अच्छा इस बिल्डिंग में कल कुछ काम चला था, पेंटिंग का, वेल्डिंग का या साफ सफाई का? हाँ साहब, वेल्डिंग का काम चल रहा था। कहाँ पर? 7वें माले पर विक्रम जी का ऑफिस है ना, उसके विंडो के बाहर काम चल रहा था। अच्छा ये वेल्डर छत से लटक के काम कर रहा था? हाँ साहब, लटक के काम कर रहा था। नाम क्या है उसका? रहता कहाँ है? सर पता नहीं किसने फोन किया, हम तो किसी विजय नाम के आदमी को जानते भी नहीं है। शायद विक्रम ने फोन किया हो। मगर विक्रम सर क्यों फोन करेंगे जब वो किसी विजय नाम के आदमी को जानते ही नहीं थे? हेलो सर, मैं रोहित, विक्रम का छोटा भाई। मिस्टर रोहित, आपके भाई विक्रम ने कभी आपके सामने विजय नाम के किसी आदमी का जिक्र किया था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपका भाई ड्रग्स लेता था? ड्रग्स तो लेता था सर, लेकिन ये बात 1 साल पुरानी है। 1 साल पुरानी बात? मतलब? दरअसल 1 साल पहले एक हादसे की वजह से भाई ने ड्रग्स लेना छोड़ दिया था। हादसा? कैसा हादसा? एक प्लेन क्रैश हुआ था और उसमें भाई भी था। किस्मत अच्छी थी कि उसमें से 2 लोग बच निकले, एक भाई और एक औरत। एक्चुअली सर जिंदगी ने विक्रम सर को एक और मौका दिया, वो ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने शराब और ड्रग्स को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अगर विक्रम सचमुच में बदल गया था, उसने ड्रग्स भी छोड़ दी थी, तो वो ड्रग्स वाले आदमी के साथ छत पे क्या कर रहा था? सर
गलती है क्या? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीधा खड़ा रहे। लेकिन मैंने क्या है? अभी पता चल जाएगा। तिगड़ी स्क्वायर बिल्डिंग में तू वेल्डिंग का काम करने गया था ना? जी मैं ही गया था 7th फ्लोर पे, लेकिन मैंने क्या है? खून किया है तूने? खून? हाँ, 3 लोगों का खून किया है तूने। नहीं साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया। देख, झूठ मत बोल, सच सच बता। अरे साहब, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तो दोपहर 1 बजे खाना खाने गया था और जब लौट के वापस आया तो गार्ड ने कहा कि अंदर मत जाओ, खून हो गया है, काम मत करो, जाओ। फंसने के बाद हर अपराधी ऐसे ही कहता है। सच तो ये है कि तूने उन तीनों का खून किया और वहाँ से भाग गया। नहीं मैडम, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया है। फिर एंट्री बुक में बाहर जाने का टाइम क्यों नहीं लिखा? मैं जल्दी में निकल गया था और वैसे भी खाना खाने के बाद वापस काम पे ही आना था, इसीलिए मैंने साइन नहीं किए। अच्छा आप ये बताइए, कल विक्रम से मिलने कौन कौन आए थे? सर रोज की तरह कल भी 10-12 मीटिंग्स थी उनकी। कोई खास बात उन मीटिंग्स के बारे में? वैसे तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन बहुत दिनों बाद कल ध्रुव सर आए थे। ये ध्रुव कौन है? सर ध्रुव भाई का एक्स बिजनेस पार्टनर। एक्स बिजनेस पार्टनर? हाँ सर, दरअसल 1 साल पहले भाई से उसने पार्टनरशिप तोड़ दी थी। क्यों? सर ध्रुव पाई के लिए मोहताज हो गया था और उसे लगता था कि इसकी वजह विक्रम है, जिसने सारा पैसा अपने नाम कर लिया। सर उस वक्त ध्रुव सर ने विक्रम सर को जान से मारने की धमकी भी दी थी। कहाँ मिलेगा ये ध्रुव? सर घर के अंदर कोई गन नहीं मिली। साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर खूनी ने तुम्हारा ही भट्टा और तुम्हारी रस्सी कैसे इस्तेमाल की? सर ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन खून मैंने नहीं किया है साहब, मैंने खून नहीं किया। एक बात बताओ, जब तुम वहाँ पे काम कर रहे थे तब तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा जो तुम पे नजर रख रहा हो, खास करके उस समय जब तुम छत के आसपास रहे हो? नहीं साहब। अगर ये सच कह रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसके जाने के बाद 1 बजे खूनी वहां पे आया और इसी की रस्सी और इसी का फट्टा इस्तेमाल किया और इसके आने से पहले खून करके वहां से निकल गया। अच्छा तुमने वहाँ कुछ ऐसा देखा या सुना जो तुम्हें अजीब सा लगा? मैडम 7th फ्लोर की खिड़की के बाहर में वेल्डिंग कर रहा था कि मुझे अचानक अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा कुछ गिर के टूट गया हो और शायद वहां पर कुछ लोगों के लड़ाई झगड़े की भी आवाज आ रही थी, मगर वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, ये मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा ये सब हुआ कितने बजे? सर यही करीब 11 साढ़े 11 बजे। 11 साढ़े 11 बजे? अच्छा ये बताओ कि कल 11 साढ़े 11 के बीच तुम विक्रम के ऑफिस में गए थे? हाँ गया था। क्यों? कुछ काम था। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या काम था? आप लोगों को इससे क्या लेना देना है? लेना देना है मिस्टर, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, क्या काम था? आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं मेरे साथ। ये दादागिरी नहीं मिस्टर ध्रुव, शराफत से पूछ रहे हैं, बता दीजिए। कुछ पर्सनल काम था। देखिए ये घुमा फिरा के बातें करना बंद कीजिए और शराफत से वो बताइए जो हम पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर हम दादागिरी पे उतर आए ना तो तोते की तरह बोलना शुरू कर देंगे आप। मैं विक्रम से कुछ काम की बातें करने गया था। बात करने गए थे या जान से मारने की धमकी देने गए थे? धमकी? मैं भला उसको धमकी क्यों दूंगा? तो फिर तुम दोनों के बीच में झगड़ा किस बात पे हुआ? सर वो झगड़ा नहीं था, एक मामूली सा आर्ग्यूमेंट था। अच्छा मामूली सा आर्ग्यूमेंट था? हा? ये तो काफी महान इंसान मालूम होता है। आपके लिए चीखना चिल्लाना, चीजों को तोड़ देना, ये सब एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट। मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए, हमारी बहस जरूर हुई थी लेकिन उसके बाद सुलह भी हो गई थी। सुलह नहीं हुई थी, बल्कि उस मामूली कहा सुनी के बाद तुमने उसका खून कर दिया। देखिए मैडम, मैं मानता हूं कि मेरा विक्रम के साथ आर्गुमेंट हुआ था और मैंने गुस्से में वाद भी तोड़ा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसका खून कर दूंगा। फिर किसने किया खून? मुझे नहीं मालूम सर, विक्रम मेरा दोस्त था, मैं भला उसका खून क्यों करूंगा? दोस्त? मगर विक्रम के साथ तुम्हारी पार्टनरशिप टूटे हुए 1-1.5 साल हो गए ना, और तुमने कसम भी खाई थी कि तुम उसे बर्बाद कर दोगे। वाह क्या दोस्ती है। लेकिन वो तो काफी पुरानी बात है और कभी गुस्से में कह दिया होगा। तो फिर तुम्हारी विक्रम के साथ कहां सुनी किस बात पे हो गई थी? सर मैं विक्रम के ऑफिस अपना कंपनसेशन लेने गया था, जो कि मुझे हर कीमत पर चाहिए था, मगर क्या? मगर सर
विक्रम ने कंपनसेशन देने के लिए साफ इनकार कर दिया। उल्टा वो तो मुझे अपने ऑफिस से बाहर निकालने की बात करने लगा। फिर क्या हुआ? फिर सर मैंने विक्रम को उसके किए हुए सारे फ्रॉड याद दिलाए। वो तुरंत मेरे सारे नुकसान की भरपाई करने को तैयार हो गया। भरपाई करने को तैयार हो गया? हाँ सर, उसने चेक भी काट के दिया मुझे। चेक दिखाओ। हाँ सर। सर इससे पहले मैंने कई बार विक्रम को उसके फ्रॉड की याद दिलाई, लेकिन हमेशा वो पैसे देने में आनाकानी करता रहा। फिर इस बार कैसे उसने चेक काट कर दे दिया? सर मैं खुद भी बड़ा हैरान हूं कि ये सब कैसे हो गया। कहीं विक्रम बदल तो नहीं गया? ये देखिए सर, विक्रम के साइन भी है। ये भी तो हो सकता है कि ये चेक तुमने विक्रम से जबरदस्ती लिया। सर अगर जबरदस्ती करनी होती तो काफी पहले कर चुका होता। अच्छा, कल दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में तुम कहाँ थे? मैं एक बिजनेस मीटिंग में था। आप चाहें तो पूछ सकते हैं। वो तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने विक्रम के आसपास ऐसा कुछ देखा या सुना जो अजीब सा लगा? हाँ सर, मैं जब विक्रम के ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो मैंने विक्रम को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। क्या बात कर रहा था? सर वो बड़ी टपोरी लैंग्वेज में बात कर रहा था। लेकिन वो बात किससे कर रहे थे? किससे? भीकू, भीकू नाम के किसी आदमी से बात कर रहा था। भीकू? सर मैंने ध्रुव का बयान क्रॉस चेक किया, वो सच कह रहा है। 1 और 2 बजे के बीच में वो अपने ऑफिस में एक बिजनेस मीटिंग ही अटेंड कर रहा था। मतलब विक्रम का जब खून हुआ तब ध्रुव अपने ऑफिस में बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो फिर विक्रम का खून किया किसने? जबकि ध्रुव के अलावा विक्रम का कोई दुश्मन था ही नहीं। सर। आर्यन, क्या पता चला भीकू के बारे में? सर ये भीकू कुछ साल पहले तक अपने एरिया का मंझा हुआ गुंडा था, छोटे मोटे क्राइम्स करता था, लेकिन पिछले कुछ साल से वो ड्रग सप्लाई करने लगा था और सिर्फ अमीर लोगों को अपने ड्रग्स बेचता था। अच्छा, एक और ड्रग डीलर? सर जब मैंने भीकू की सारी डिटेल्स निकाली तो मुझे एक झटका लगा। कैसा झटका? सर भीकू के फिंगरप्रिंट्स उस तीसरी लाश से मैच करते हैं। वो लाश जिसके पॉकेट में हमें ड्रग्स मिले। भीकू के फिंगरप्रिंट्स उस तीसरी लाश के साथ मैच करते हैं, तो इसका मतलब है वो लाश भीकू की है। भीकू की। तो फिर ये भीकू कर क्या रहा था विजय और विक्रम के साथ उस बिल्डिंग के छत पर? ये नहीं हो सकता। मेरे पति की मौत नहीं हो सकती। वो नहीं मर सकते। ये देखिए, संभालिए अपने आप को, हिम्मत रखिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। किसने मारा मेरे पति को? कौन है? कौन है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। देखिए, हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि खूनी कौन है। आपने कभी विक्रम का नाम सुना? जी नहीं, मैं विक्रम को नहीं जानती। देखिए प्लीज ध्यान से सोचिए, आपके पति भीकू ने कभी भी विक्रम के बारे में जिक्र किया था? जी नहीं। आप कम से कम ये तो जानती होंगी कि भीकू ड्रग्स का धंधा करता था। जी ड्रग्स का धंधा करते थे। पिछले 7-8 महीने से वो एकदम सुधर गए थे। सुधर गए? अब ये अचानक कैसे सुधर गया भीकू? जी वो ड्रग्स डीलर की जिंदगी से बहुत तंग आ गए थे। तंग आ गया था या कोई और बात थी? जी वो तो मैं नहीं जानती कि कोई और बात थी या नहीं, मगर उन्होंने मुझसे कहा था कि अब हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए क्यों? ऐसा क्या मिल गया था भीकू को जो वो गलत धंधे छोड़ने को तैयार था? उन्हें हर हफ्ते एक अच्छी खासी रकम मिल जाती थी जिसमें हम लोग आराम की जिंदगी जी लेते थे। अच्छी खासी रकम, वो भी हर हफ्ते? कहाँ से आते थे ये पैसे? जी वो मुझे नहीं मालूम, पर वो हर हफ्ते एक पैसों का पैकेट लेकर आते थे। पैसों का पैकेट? ये पैकेट होंगे आपके पास? जी। जरा दिखाएंगे कैसे हैं ये पैकेट? जी।
भीखू जैसे आदमी को अचानक इतने सारे पैसे मिलना, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ड्रग्स का धंधा छोड़ के कोई और गलत काम शुरू कर दिया हो सकता है विवेक, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। अरे ये तो विक्रम की कंपनी का इन्वेलप है। मतलब भीखू को पैसे विक्रम देता था, मगर क्यों? ये इन्वेलप कब लाया था वो? जी परसों लाए थे। परसों? एक काम करते हैं, इन नोटों की गड्डियों पर उंगलियों के निशान होंगे, उनसे पता चल जाएगा कि ये पैसे विक्रम ने दिए थे या किसी और ने। ये क्या? नोटों के बंडलों के ऊपर रघु की उंगलियों के निशान? हाँ सर। मगर रघु की तो 1 साल पहले प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, तो फिर उसकी उंगलियों के निशान कहां से आए? वही तो फ्रेडी, वही तो। रघु की उंगलियों के निशान आए कैसे और कहां से? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उस प्लेन क्रैश में रघु की मौत हुई नहीं, रघु बच गया रघु। वरना एक दिन पहले लाए हुए नोटों के बंडलों पर उसकी उंगलियों के निशान आएंगे कहां से? रघु बच गया उस प्लेन क्रैश में, रघु बच गया। लेकिन उस प्लेन क्रैश में विक्रम भी तो था। उस प्लेन क्रैश में विक्रम भी तो था ना, वो भी तो बच गया था। हाँ सर, उस प्लेन क्रैश में 2 ही लोग बचे थे, एक औरत और दूसरा ये विक्रम। एग्जैक्टली, वही तो। कैसे? मेरा तो दिमाग घूम गया सर। अब उस प्लेन क्रैश में सिर्फ एक आदमी बचा था। रघु अगर जिंदा था तो विक्रम की मौत हो जानी चाहिए थी ना। मगर सर विक्रम की लाश तो हमें उस बिल्डिंग की छत से मिली थी। सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। वे एक काम करो, रघु की उंगलियों के निशान विक्रम की लाश की उंगलियों के निशान के साथ मैच करके देखो, सब साफ हो जाएगा। यस सर। देखो, सर परफेक्ट मैच। रघु की उंगलियों के निशान विक्रम की लाश की उंगलियों के निशान के साथ मैच करते हैं सर। एग्जैक्टली। जिसे हम विक्रम की लाश समझ रहे थे, वो विक्रम की लाश नहीं बल्कि रघु की लाश थी, रघु की लाश। मगर सर ऐसा कैसे हो सकता है? रघु ने अपना चेहरा ऐसे कैसे बदल दिया? विक्रम कैसे बन गया? ऐसा ही हुआ है विवेक, ऐसा ही हुआ है। बस उस हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ करो जहां पर इस प्लेन क्रैश के पैसेंजर्स को एडमिट किया गया था। वहीं पर विक्रम और रघु के चेहरे का पर्दा हट जाएगा और वहीं पर दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी। डॉक्टर साहब, पिछले साल जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके घायल पैसेंजर्स और डेड बॉडीज की देखरेख आप ही कर रहे थे? जी हाँ सर, मैंने और मेरी टीम ने की। जो लोग घायल हुए थे और जिनकी मौत हुई थी, उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी हमें। वो प्लेन बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ था। हमने बहुत कोशिश की सर, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को बचा पाए। और उनमें से एक का नाम था विक्रम। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब उस आदमी को यहाँ लाया गया तो वो किस हालत में था? जब उसे यहाँ लाया गया था उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका शरीर बिल्कुल जल गया था, चेहरा तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। तो फिर आपने उनकी प्लास्टिक सर्जरी की? जी हाँ। डॉक्टर साहब, आपको इस बात का यकीन कैसे हुआ कि जिस आदमी का आप लोग प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं वो विक्रम ही है? हो सकता है वो कोई और था जिसे आप लोग विक्रम समझे। उस क्रैश के वक्त यहाँ पर 100 से ज्यादा लोगों को लाया गया था और सबकी हालत बहुत खराब थी और हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हमने पेशेंट की पहचान उनके सीट नंबर से की। उसी से पता चला कि वो विक्रम है और उसकी तस्वीर की मदद से उसका चेहरा ठीक किया। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। सर एक बात समझ नहीं आई, रघु को विक्रम का चेहरा तो मिल गया, लेकिन उसके घर वालों ने उसके हाव भाव, उसकी आदतों से कभी पहचाना नहीं कि विक्रम नहीं कोई और है। हो सकता है रघु विक्रम को अच्छी तरह से जानता हो, इसलिए बड़ी आसानी से उसका हमशक्ल बन के उसकी जिंदगी जीने लगा। हमें यह पता करना चाहिए कि रघु और विक्रम इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन था।
सर, हाँ, रघु और विक्रम एक दूसरे को जानते थे। क्या? यस सर, रघु एक गैंगस्टर था और विक्रम के बिजनेस के लिए छोटे मोटे गैर कानूनी काम करता था। और सर, रघु की फ्लाइट की टिकट भी विक्रम की कंपनी ने बुक की थी। अच्छा, देखा किस्मत ने कैसे एक गैंगस्टर को बिजनेसमैन बना दिया। और मौके का फायदा उठाते हुए रघु चुपचाप विक्रम की जिंदगी जीने लगा। सर, रघु और भिखू भाई भाई थे, शायद इसलिए रघु ने भिखू को छत पे बुलाया होगा। मगर एक्स पुलिस ऑफिसर विजय को क्यों बुलाया होगा? सर, मैंने विजय के कुलीग से पता किया कि एक जमाने में रघु विजय का इन्फॉर्मर हुआ करता था। रघु विजय का इन्फॉर्मर हुआ करता था? बस, तो रघु ने विजय को बुला लिया होगा कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सर, और एक बात। वो क्या? अब तक हमें लग रहा था कि खूनी विक्रम को मारना चाहता था। सर, यह भी तो हो सकता है कि खूनी को ऑलरेडी पता हो कि विक्रम नहीं रघु है और वो दरअसल रघु को मारना चाहता हो। मगर सर, ऐसा कौन हो सकता है जो ये सब कर रहा है? सर, रघु को परसों रात किसी ने अपने घर में जाते हुए देखा है। लेकिन सर, रघु अपने घर क्यों जाएगा? वो अगर वहां जाता है तो उसका पर्दाफाश नहीं हो जाएगा? लोगों को यह नहीं पता चल जाएगा कि वो विक्रम नहीं रघु है? रजत, जरूर इस रघु के घर में कोई ऐसी चीज छुपी हुई है जिसे मिलते ही रघु का पर्दाफाश हो सकता है। लेकिन क्या हो सकती है वो चीज? ढूंढो उस चीज को, अच्छी तरह से तलाशी लो रघु के घर की, तलाशी लो। सर, इतने बड़े पैकेज में क्या हो सकता है? खोल के देखते हैं। पेंटिंग्स? काफी महंगी पेंटिंग्स है ये। इतनी महंगी पेंटिंग्स ये रघु के पास कहां से आई? रघु तो अभी विक्रम बन के घूम रहा है ना। और सर, अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ये पेंटिंग्स आसानी से खरीद सकता है। हम अगर रघु ने ये पेंटिंग्स यहाँ पे छुपाया क्यों? अगर ऐसा होता तो अपने घर पे सजा के रखता। सर, फिर पता कैसे चलेगा कि ये पेंटिंग्स इस रघु तक कैसे पहुंची? एक आदमी है जिसे मैं जानता हूँ, वो बता सकता है इन पेंटिंग्स के बारे में। ये देखो, रॉको, एक बहुत ही महान इटालियन पेंटर जिसने ये पेंटिंग बनाई। अरे वाह सर, मुझे पता नहीं था आपकी पेंटिंग्स में इतनी दिलचस्पी है। हाँ, जब कभी टाइम मिल जाता है। वैसे ऐसा होता बहुत कम है, मेरे भी हॉबीज हैं। दया के पेंटिंग में इंटरेस्ट लेने का श्रेय थोड़ा बहुत मुझे भी जाता है। नमस्ते। नमस्ते। ये संजीव जी हैं, वर्ल्ड आर्ट एक्सपर्ट। संजीव जी, यही है वो पेंटिंग जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। हाँ जी, तो बड़ी कीमती पेंटिंग्स है। इसको रशिया के पेंटर मैरो सामा ने बनाई थी। इनकी कीमत तो करोड़ों में है। इन पेंटिंग्स को लंदन के साउथ में ऑक्शन में बेचा गया था और मैं वहाँ था। आप बता सकते हैं कि ये पेंटिंग्स किसके नाम पे खरीदी गई थी? इनको खरीदने वाला और कोई नहीं, इंडिया के मशहूर आर्ट कलेक्टर यशवंत जी थे। सर, ये यशवंत जी विक्रम के मामा हैं। यशवंत विक्रम के मामा हैं? और संजीव जी, आपने ये क्यों कहा कि यशवंत आर्ट कलेक्टर थे? क्योंकि थे, अब नहीं है। आज से 3 साल पहले आर्म रॉबरी में उनको मार दिया गया था और उनका सारा कलेक्शन लूट के ले गए थे। अगर उनका सारा आर्ट कलेक्शन लूट लिया गया तो फिर ये पेंटिंग्स रघु को कहां से मिली? सर, विक्रम के चाचा यशवंत के घर से जो पेंटिंग चोरी हुई थी, उनका मर्डर हुआ था, उस केस की फाइल। अरे ये क्या हुआ सर? इस केस के इंचार्ज विजय जी थे?
सर, विजय जी की बीवी शायद इसी केस के बारे में बात कर रही थी, जिसको लेकर विजय जी एक्साइटेड थे। इसमें लिखा है घर के अंदर कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। इसका मतलब ये काम किसी अंदर वाले आदमी का है, जिसे घर के बारे में पूरी जानकारी थी, इस पर यशवंत जी को पूरा भरोसा था, अच्छी तरीके से पहचानते थे उसे। मगर सर वो आदमी कौन था जिस पे विजय जी को शक था? मजेदार बात यह है कि उसका नाम विक्रम है। विक्रम पे शक था? हाँ, विक्रम पे शक था, मगर सबूत न मिलने की वजह से ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ था। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये रघु और विक्रम, इसने विजय जी को क्यों बुलवाया और वो ये पेंडिंग केस क्यों खुलवाना चाहता था, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर ये पेंडिंग केस खुल गया तो वो फंस जाएगा, क्योंकि दुनिया की नजरों में वो विक्रम है। इसका मतलब रघु को पता चल गया था कि असली खूनी कौन है, यशवंत जी का खून किसने किया और किसने वो पेंटिंग चुराई। वो चाहता था कि असली खूनी पकड़ा जाए, जिसकी वजह से विक्रम का नाम इस केस से साफ हो जाए, रघु बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सके विक्रम बन के। सर यशवंत जी का खून किसने किया और वो पेंटिंग किसने चुराई? कोई ऐसा आदमी जिसे मालूम था कि विक्रम विक्रम नहीं रघु है। ओह डार्लिंग, अभी तक तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। यू नो व्हाट, सांप का कांटा बच सकता है, बिच्छू का कांटा बच सकता है, लेकिन मेरा यू जस्ट डोंट वरी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। और फिर तुम तो जान हो हमारी, सारे रास्ते साफ हो चुके और अब जल्द ही तुम हमारी दुल्हन बनोगी और इस सारी जायदाद। सर आप यहाँ? हाँ, वो शादी का तोहफा देना था। तोहफा? कैसा तोहफा सर? खुद ही देख लो। सर ये तो वही पेंटिंग है जो मेरे मामा यशवंत के घर से चोरी हुई थी। हाँ, रघु के घर से मिली, उसी ने चुराई थी। थैंक यू सर। सर मेरे भाई के कातिल का पता चला? हाँ, पता चल भी गया है और नहीं भी। मतलब ये कि हम जानते हैं खूनी कौन है, पर हम चाहते हैं कि वो खुद ही सब कुछ उगल दे। कौन है सर? किसने मारा मेरे भाई को? शायद तुम। मैं भला अपने भाई का खून क्यों करूंगा सर? भाई को नहीं, रघु को तो मार ही सकते हो ना। अपने अंकल यशवंत को मार सकते हो। अब जब तुम्हें पता चली गया है तो कोई बात नहीं। पागलपन छोड़ो, गन नीचे करो। मैं खुद को गोली मार लूंगा। ठीक है, तुझे मरने का इतना ही शौक है तो मार ले अपने आप को गोली। हाँ, वैसे भी तुझे फांसी तो चढ़ना ही है, 4 खून किया तुमने। मार गोली अपने। सर मैं नहीं मारा है अपने मामा यशवंत को और उन तीनों को भी। क्यों मारा अपने अंकल यशवंत को? मैं अपने मामा को नहीं मारना चाहता था सर, लेकिन उन्होंने मुझे वो पेंटिंग्स चुराते हुए देख लिया। और कहीं वो पुलिस को ना बता दे, इसलिए तुमने उन्हें अपने रास्ते से ही हटा दिया। और फंस गया विक्रम, तो फिर रघु और विक्रम, उसे क्यों मारा तुमने? सर मुझे पता चल गया था कि प्लेन क्रैश में मेरे भाई की मौत हो गई है और उसकी जगह वो रघु बहरूपिया बन के आ गया, इसलिए मैंने उसको भी मार डाला सर। और उस रघु उर्फ विक्रम को ये पता चल गया था कि वो पेंटिंग्स तुमने चुराई थी। हाँ, और उस दिन उसने वही बताने के लिए इंस्पेक्टर विजय को छत पर भी बुलाया था। और इससे पहले कि इंस्पेक्टर विजय को सच्चाई का पता चल जाता, तुमने उन तीनों का खून कर दिया। हाँ सर। बहुत खूब, बहुत फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई थी तुमने। तुम्हारे सारे पत्ते एक झटके में बिखर गए। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जो बोओगे वही पाओगे।
जिस रस्सी के सहारे तुमने उन तीनों का खून कर दिया, वही रस्सी तुम्हारे फांसी का फंदा बनेगी। अगर अब ये बिल्डिंग वालों ने लिफ्ट ठीक नहीं कराई ना, सच में नौकरी छोड़ दूंगी मैं। 8वां माला और चलता है, कैसे समझ में आएगा इन लोगों को। अभी तो इसका ऊपर आ जाना है। अरे शंपा, कल कैसे बर्तन साफ किए थे तूने? दाग तो सब वैसे के वैसे थे। अरे साहब, आपको कितनी बार बोला कि मेरे को महंगा वाला साबुन लाके दो, पर आप है कि सुनते ही नहीं। अभी सस्ते वाले साबुन से ऐसे ही बर्तन साफ होंगे। अभी चलो हटो, जाने दो, मेरे को बहुत काम। पहुंच गए। अरे बाप रे, बहुत देरी हो गई है। मेम साहब सो रही होगी, चाबी से दरवाजा खोल ली थी। यहाँ कहाँ से आ गई? अरे इसको भी मार देते हैं। मेम साहब का खून हो गया। कोई है? बवाल हो जाएगा, भागते यहाँ से। और शायद वहां से आ रही है। खून कर दिया, देखिए ना। कोई है? रुको तुम लोग, सीआईडी को फोन करता हूँ। गोली कान के पीछे मारी गई है। चाहते तो गोली सीने पे भी मार सकते थे, कान के पीछे गोली क्यों मारी? हम कोई प्रोफेशनल खूनी नहीं है सर, निशाना चूक गया। क्यों मारा निष्ठा को? निष्ठा हमारी कजिन थी। निष्ठा आप लोगों की कजिन थे, तो फिर मारा किस लिए? अगर नहीं मारते तो और क्या करते सर, और कोई चारा भी तो नहीं था हमारे पास। आ रही हूँ। आई। अरे तुम लोग आ गए, मैं तुम लोग का ही इंतजार कर रही थी। आओ। खुश लग रही है निष्ठा। इतने पैसे मिलने के बाद तो कोई भी खुश होगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे देखे तो सही, निष्ठा दीदी ने खाने में क्या बनाया है। इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी निष्ठा? इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम लोग इतने सालों बाद घर आए हो, थोड़ी खातिरदारी तो बनती है। वो तो है, वैसे भी पैसों के लिए रिश्ते थोड़ी तोड़ जाते हैं। ये बात तुमने 16 ने सच कही। पैसे रिश्तों से ज्यादा अहम थोड़ी ना है। अगर तुम वाकई ये सोचती हो कि पैसे रिश्तों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं, तो हमें हमारा हिस्सा क्यों नहीं दे देती हो? हिस्सा? कौन सा हिस्सा? अब तो कोर्ट भी मान चुका है कि तुम लोगों का उस जमीन में कोई हिस्सा नहीं है। कोर्ट तो ना समझ है, फैसला तो हम करेंगे। कैसा फैसला? अभी पता चल जाएगा, अभी और इसी वक्त। मतलब तुम लोग नाटक कर रहे थे? तुम लोग यहाँ मुझसे सुलह करने नहीं, बल्कि मुझसे मेरा हक छीनने आए हो। तुम्हारा हक? उस प्रॉपर्टी पे सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, हम सबका बराबर का हिस्सा है उसमें, समझी? नहीं, तुम लोग मुझे डरा धमका के मुझसे मेरी जमीन नहीं छीन सकते। तुम्हें मार कर तो छीन सकते हैं ना। देखो मैं चिल्लाऊंगी। भागने की कोशिश मुझे जाने दो। निष्ठा, बाय बाय। इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। थोड़ी सी दौलत के लिए अपने खून के रिश्ते की मर्यादा भूल गए। हमें क्या पता था कि हम लोग पकड़े जाएंगे। अगर हमें पहले पता होता कि सीआईडी की गिरफ्त में आ जाएंगे तो ये गुनाह कभी ना करते। तो ये सब अच्छा काम आप लोग कानून के डर से करते हो? हा? अपने अंदर की ज़मीर की कोई आवाज नहीं आती? सर, ये देखिए गोली यहाँ पे। कितनी गोलियां चलाई आप लोगों ने? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं मतलब? गोलियां तुम लोगों ने चलाई है, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। सर गन पे साइलेंसर लगा था, सोचा कि निष्ठा किसी भी कीमत पर बचनी नहीं चाहिए। बहुत ही घटिया प्लान था तुम लोगों का। तुमने ये भी नहीं सोचा कि सबसे पहला शक तुम लोगों के ऊपर जाएगा। हमने तो सोचा था किसी ऐसी जगह ठिकाने लगा देंगे जहाँ से वो कभी ना मिले। और जब वो कई सालों तक लापता रहती
तो सारी जायदाद वैसे ही हमारी हो जाती। जायदाद नहीं, फांसी का फंदा मिलेगा तुम तीनों को। विवेक, ले जाओ ने। चलो आइए, इस तरफ, सीधा सीधा। समाज में ये गुनाहों का सिलसिला पता नहीं कब थमेगा। सालुंके साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? ऐसी मुद्रा में आप अच्छे नहीं लगते। अपने आप से पूछो है सवाल। तुम्हारी वजह से परेशान हूं। मेरी वजह से? हाँ, तुम सब लोगों की वजह से परेशान हूं मैं। अरे किसी दिन सोचा कि चलो आज छुट्टी मना लेता हूं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर के पिक्चर देख लेता हूं, एक लाश भेज देते हो यहाँ पर। सालुंके साहब, वाइफ के साथ फिल्म देखने का प्लान तो मेरा भी था, मगर जो काम आपको 2 घंटे में करना चाहिए था उसे आप च्युइंगम की तरह खींचते ही जा रहे। च्युइंगम की तरह खींच रहा हूं मैं? देखो, अगर ये काम तुम्हें इतना आसान लगता है ना तो खुद आकर के कर लिया करो। चुप! मेरे कानों में से धुआं निकल रहा है, मैं फालतू की बात सुनना पसंद नहीं करता। अरे सालुंके साहब, मगर हुआ क्या है? ये तो सीधे सीधे ओपन और शट केस है। उन तीनों खूनियों ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन तीनों ने खून नहीं किया है। क्या? अब ये आप क्या कह रहे हो सर? उन तीनों खूनियों ने इसका खून नहीं किया? बच गई ना घंटी? आंखों के आगे धुआं छा गया। मेरी भी आंखों के आगे धुआं छा गया था जब मुझे पता लगा था। मैं एसीपी साहब को फोन करता हूँ। हाँ, बुलाओ, सबको बुलाओ। चुप! बुलाओ सबको। हाँ फ्रेडी, क्यों बुलाया? सर वो सालुंके साहब। मैं बताता हूँ बॉस क्यों बुलाया। बॉस, आप लोगों को ये 2 गन सी मिली थी वहां पर? हाँ, और ये दोनों गन मोहित और वंश की है। पक्का? दूसरी कोई गन नहीं मिली? बिल्कुल। लेकिन ये पूछ क्यों रहा है तू सालुंके? एक बात निश्चित है बॉस, निष्ठा का खून उसके कजिन्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि निष्ठा को गोली ना तो इस गन में से लगी है ना इस गन में से लगी है। मतलब निष्ठा को जो गोली लगी वो मोहित या फिर वंश के गन में से नहीं चली है, तो फिर किसके गन से चली? और वैसे भी सालुंके उस वक्त वहां पर इन तीनों के अलावा, मेरा मतलब है मोहित, वंश और रिया के अलावा कोई भी नहीं था यार। प्रद्युमन, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, इन दोनों गन्स में से जो गोली निकली है वो 0.22 कैलिबर की है। हाँ, तो? मगर सर, निष्ठा के शरीर में से जो गोली मिली है वो अलग कैलिबर की है। अलग कैलिबर की मतलब ये कि वो गोली आम साधारण गोलियों से ज्यादा खतरनाक है। एक बात और, निष्ठा के घाव को देख करके पता लगता है कि गोली इसे सीधी नहीं मारी गई। निष्ठा को गोली सीधे नहीं लगी है। कितनी दूरी से चलाई है गोली सालुंके? काफी पास से चलाई गई है सर। गन और निष्ठा के बीच की दूरी 6 फीट से ज्यादा नहीं रही होगी। निष्ठा को गोली सीधी नहीं लगी है, गोली 6 फुट से ज्यादा दूर से नहीं चली है, फिर गोली मोहित और वंश के गन में से भी नहीं चली है, तो फिर गोली चली कहां से और किसके गन से? एक बात तो साफ है कि निष्ठा को लगी गोली आप लोगों के गन से नहीं चली है, किसी और गन से चली है। आप लोग अभी सोच के बताइए कि उस दिन यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर, निष्ठा यहाँ खड़ी थी और मैंने उसे पीछे से पकड़ रखा था। हाँ सर, मैंने भी इन तीनों को मेम साहब की लाश के साथ इधर ही देखा था। अच्छा, आप लोग भी उसी पोजीशन में खड़े हो जाइए जहां से आप लोगों ने निष्ठा पे गोली चलाई थी। चलिए। सर, हम लोग यहाँ ऐसे बिल्कुल यहाँ पर सर हम लोग खड़े हुए थे। निष्ठा की बॉडी गिरी थी यहाँ पे और गोली उसके दाएं तरफ गर्दन के नीचे। गोली यहाँ दीवार की तरफ से तो चल नहीं सकती, गोली आई कहां से? ये ग्लास पहले से टूटा हुआ था? नहीं सर, जब हम घर में घुसे तो सब कुछ ठीक ठाक था। गोली के टकराने का निशान है। गोली शायद यहां से आई है, बाहर से, और यहां पे इस ग्लास से टकराई, यहां दीवार पे टकराई और फिर ये यहां से डिफ्लेक्ट होके शायद निष्ठा को लगी गर्दन पे। मतलब सर, गोली इस तरफ से चली, मगर इस तरफ से कोई गोली कैसे चला सकता है? हो सकता है वो खूनी यहां
ग्रिल पे कहीं लटकाओ या फिर यहाँ भी छुप सकता है। और सर अगर वो खूनी यहाँ पे छुपा हुआ था तो उसे इस मेन दरवाजे से भागना पड़ता। और अगर ऐसी बात है तो इनमें से कोई ना कोई उसे जरूर देख लेता, मगर ऐसा हुआ ही नहीं है। ये देखो, ये गमला भी टूटा हुआ। गोली का शेल। ओह, इसका मतलब है गोली यहां से चली है। लगता है कोई भरी हुई गन यहां पर गिरी, मिसफायर होकर गोली छूट गई और वहां दीवार पे, फिर वहां से उस दीवार पे और फिर वहां से डायरेक्ट निष्ठा की गर्दन पे जाके लगी। मगर सर कोई लोडेड गन ऊपर से नीचे क्यों फेंकेगा? और सर अगर गोली यहाँ से चली है तो गन तो यहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो कोई गन नहीं है। ये बात तो है, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है जो हमें दिख नहीं रहा है। क्या ये निष्ठा के फ्लैट के ऊपर यहाँ 10वें और 11वें माले पे कौन रहता है? सर 10वें माले पे मनन और शिमोना रहता है। सर उनकी नई नई शादी हुई है, बड़े ही प्यारे बच्चे हैं। और 11वें माले पर सर वो आखोश रहता है, बड़ा ही बदतमीज और खड़ूस किस्म का आदमी है। पहले इनसे मिल लेते हैं। जी सर। अरे सेक्रेटरी साहब आप? शिमोना जी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, आइए 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 सर, हम तो बस ऐसे ही बैठे थे। आप तो जानते हैं सीआईडी से हैं। हाँ, कल देखा तो था यहाँ आते हुए। निष्ठा के साथ बहुत बुरा हुआ सर। हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। तलाशी? हमारे घर की क्यों? अरे भाई, घबराने की कोई बात नहीं है, बस तहकीकात है। तहकीकात? कैसी तहकीकात सर? कल आप लोगों ने 3 खूनियों को पकड़ा तो था सर। वो तीनों खूनी नहीं है, खूनी कोई और है। कोई और? अच्छा ये बताइए, कल दोपहर 3 और 4 बजे के बीच आप कहाँ थे? 3 से 4 के बीच? हाँ हाँ, जिस वक्त निष्ठा का खून हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे? आप हम पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। सर आप सेक्रेटरी साहब से पूछ सकते हैं, हम कल उनके ऑफिस में ही थे। हाँ, ये मेरे ऑफिस में थे। इनके फ्लैट में पानी नहीं आ रहा था और ये चाहते थे कि मैं प्लम्बर को बुलवा के इनके वाटर सप्लाई कनेक्शन को चेक करवाऊं। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर आपने पूछा नहीं और मैं भी कामों में उलझा रहा। सर घर में कोई भी गन नहीं है। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। बाय। सर इस फ्लैट के ऊपर और कोई फ्लैट बचा नहीं है, शायद वो गन इसी फ्लैट की खिड़की में से गिराई होगी। चलो यहाँ भी देख लेते हैं। अरे सर एक मिनट, सर इस फ्लैट को आप शाम को नहीं देख सकते? क्यों? अभी देखने में क्या प्रॉब्लम? सर इस फ्लैट का मालिक है आघोष, बड़ा ही बदतमीज किस्म का आदमी है। दोपहर में उसको कोई परेशान करे ना तो उसे बड़ा गुस्सा। अच्छा हाँ सर। जरा हम भी देखें कितना गुस्सा आता है इसे। कौन है आप? क्या चाहिए? बेटे आपके पापा कहाँ हैं? पापा तो कमरे में सो रहे हैं। उनसे कहो कि जागने का टाइम आ गया है। सीआईडी आइए। सीआईडी मेरे घर में? ओह, हमें तो लगा आप सो रहे हैं। मैं सो या जागो इससे तुम्हें क्या मतलब है? और तुम यूं मुंह उठा के चले आते हो। फोन करके पूछना तो चाहिए ना कि आदमी फ्री है कि नहीं। हमने कहा इनसे हमें आपके घर की खिड़की देखनी है। देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं, इस तरह मेरे घर पे आप घुस नहीं सकते। देखिए ओह, आपकी खिड़की तो एकदम खुली है, यहाँ से गन नीचे गिर सकती है। आप कहना क्या चाहते हैं? विनीत, विवेक, तलाशी लो। तलाशी किस लिए? अभी बताता हूँ। हमें शक है कि निष्ठा का खून आप ही के घर के खिड़की से हुआ है। मेरे खिड़की से? हाँ। निष्ठा का खून तो उसके कजिन्स ने किया है ना? कल आप लोग तो उन्हें साथ ले गए थे। नहीं, निष्ठा का खून उसके कजिन्स ने नहीं किया। किसी ने एक भरी हुई गन ऊपर से नीचे फेंकी, जो निष्ठा के खिड़की पर रखे गमले से टकराई, ट्रिगर दब गया और उसी से निकली गोली से निष्ठा की मौत हुई है।
आपको क्या लगता है कि गन मैंने फेंकी थी? मेरे पास कोई गन नहीं है। सर, गन नहीं मिली। अब तो आपको यकीन हुआ ना? अच्छा ये बताइए कि कल दोपहर 3 और 4 बजे के बीच आप क्या कर रहे थे? दिस इज रिडिकुलस। अब भी आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आपने शायद ठीक से सुना नहीं, मैंने आपसे क्या पूछा। कल दोपहर 3 और 4 बजे के बीच आप कहां पर थे? मैं सो रहा था गहरी नींद में। और तुम क्या कर रहे थे? सर मैं तो टीवी पे म्यूजिक चैनल देख रहा था सर। टीवी पे म्यूजिक चैनल देख रहे थे? धीमे वॉल्यूम में देख रहे थे या तेज वॉल्यूम? इससे आपको क्या मतलब है? मैंने सवाल इससे पूछा है, आपसे नहीं। बताओ। सर रॉक म्यूजिक तो तेज आवाज में ही देखते हैं ना। कमाल है, तेज वॉल्यूम में तुम रॉक म्यूजिक देख रहे थे और आप बड़े आराम से सो रहे थे। आप डिस्टर्ब नहीं हुए? हाँ नहीं हुआ। अगर दोबारा आप लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो मैं मीडिया को बुला के तुम सबको बदनाम कर दूंगा। अच्छा, अगर निष्ठा के खून में तुम्हारा हाथ हुआ तो चलो। ये घर में से बाप बेटी हैं या कोई और भी है साथ में? नहीं सर, वाइफ तो तलाक देके पहले ही जा चुकी है। एक नौकरानी है सर, धान्या, वो उन दोनों के साथ रहती है। 24 घंटे साथ में रहते? जी सर। लेकिन अभी तो घर पे कहीं दिखाई नहीं दी वो। सर बाजार गई होगी। किसानिया से बाद में मिलते हैं। सिर्फ छत बची है, गन वहां से भी गिर सकती है। ताला कब से टूटा हुआ? सर 1 हफ्ता हो गया। और आपने इसे बदलने की जरूरत नहीं समझी? मैं सोच ही रहा था बदलवाने का। और इससे पहले आप बदल पाते, उन्हीं ने अपना काम कर दिया। निशान कैसा? 1 मिनट, अब वहीं खड़े रहिए। सर ये तो किसी के पैरों के निशान है। हाँ पैरों के निशान हैं, मगर निशान बने किस चीज से हैं? कुछ चिपचिपा सा है। कमाल है सर, यहाँ छत पे इतने सारे पैरों के निशान हैं मगर सीढ़ियों पे एक भी निशान नहीं मिला। सर सीढ़ियां तो रोज धुलती है ना। और छत? हफ्ते में 1 बार। ये निशान यहाँ इस तरफ दीवार की तरफ जा रहे हैं, मगर ये निशान वापस नहीं आ रहे। शायद वो गन यहीं से नीचे गिरी। निष्ठा की खिड़की यहाँ से दिख रही है, गन शायद यहीं से नीचे गिरी है। मगर सर अगर वो गन निष्ठा की खिड़की में गिरी थी तो हमें मिली कैसे नहीं? लगता है जब निष्ठा की मौत से नीचे भगदड़ मची और लोग इकट्ठा हुए, भीड़ का फायदा उठा के खूनी ने गन गायब कर दी होगी। सर अब सर यहाँ भी एक गोली मिली। निकालो सर। सिर्फ निष्ठा के घर पे एक गोली नहीं चली, यहाँ छत पर भी गोली चली है। इसका मतलब ये है सर, यहाँ एक नहीं 2 खून हुए होंगे। मतलब सर निष्ठा का खून गलती से हुआ था, खूनी यहाँ पे किसी और पे गोली चला रहा था, उसके हाथ से गन गिरी, निष्ठा की खिड़की में जाके गमले पे लगी और गोली चलने की वजह से निष्ठा का खून हो गया। लगता कुछ ऐसा ही है। पहले हमें ये पता करना होगा कि यहाँ पे जो गोली चली है उससे किसी की मौत हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो किसकी, और उसकी लाश कहाँ है। विवेक, इन पैरों के निशान को उठा लो, डॉक्टर सालों के ही बताएंगे कि पैरों के निशान है किसके। सर अगर वाकई यहाँ पर भी एक खून हुआ है तो लाश कहाँ छुपाई होगी उसने? खूनी उसी वक्त लाश को तो नीचे नहीं लेके गया होगा, क्योंकि लिफ्ट बंद थी और नीचे निष्ठा की मौत की वजह से काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। तो सर उसने रात होने का इंतजार किया होगा और रात होने के बाद ही वो उस लाश को इस बिल्डिंग से बाहर लेकर गया होगा। सुनिए, कल रात को नीचे गेट पे कौन सा वॉचमैन ड्यूटी पे था? सर बांगा। वैसे तो वो 7 बजे आता है, आप कहो तो मैं अभी बुला दूं? नहीं, उसे हम रात को ही मिल लेंगे। पहले इस पैरों के निशान का राज तो खुल जाए। बॉस, अब धुंध एकदम साफ हो गई। टेरेस पर से आप लोगों को जो गोली मिली थी वो उस गोली से एकदम मैच करती है जो हमें इस निष्ठा की बॉडी में से मिली। एक्सीलेंट साळुंके, कैसे पता चला? दोनों गोलियां 9 mm की, और दोनों गोलियों पर जो गन की बैरल के खास निशान होते हैं वो मैच करते हैं। इसका मतलब साफ है बॉस, दोनों गोलियां उस एक ही गन से चली। सर गोलियों का राज तो साफ हो गया, पर
छत के ऊपर से जो चिपचिपे पैरों के निशान मिले थे, वो चिपचिपी सी चीज क्या है, कुछ पता चला? हाँ, मैं दिखाती हूँ, प्लीज आइए। ये देखिए सर, ये है वो चीज। देखिए कैसे पानी के ऊपर तैर रही है। हाँ, ये तो किसी तेल की तरह लगता है। सरसों का तेल सर, जो खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। सरसों का तेल? मगर सर कोई आदमी अपने पैर सरसों के तेल में डुबाकर छत पे क्यों जाएगा? सरसों का तेल? सरसों का? तो क्या वो पैरों के निशान उस खूनी के हैं या फिर किसी और का भी शिकार हुआ है? जिस वक्त निष्ठा की मौत हुई थी, मगर किसकी मौत हुई होगी? और फिर वो गन भी तो नहीं मिली है। वो गन जिससे निष्ठा का खून हुआ है, वो गन कहां है? आत्मा आत्मा बचाओ बचाओ बचाओ। आत्मा क्या? माफ करना साहब, मैं डर गया था। इतना डर लगता है तुम्हें तो रात की ड्यूटी कैसे करते हो तुम? हाँ साहब, मैं तो ये ड्यूटी करना नहीं चाहता। मैंने सेक्रेटरी साहब को बोल दिया है कि कोई दूसरा वॉचमैन ढूंढ रहे। वॉचमैन जब आएगा तब आएगा, अभी तो ड्यूटी पे तुम ही हो ना? हाँ साहब। और कल रात को भी ड्यूटी पे तुम ही थे। कल की रात की तो बात ही मत करो साहब। कल की रात तो मैं इतना डर गया था कि दिल का दौरा पड़ने से मेरी मौत भी हो सकती थी। क्या हुआ था कल रात? कल रात इंटरकॉम से मुझे एक आत्मा का फोन आया था साहब। ये आत्मा की रट लगाना बंद कर दो, समझे? कोई आत्मा नहीं होती, सिर्फ इंसान होते हैं। अच्छे इंसान, बुरे इंसान, बस। मैं अपनी माँ की सौगंध खा के कहता हूँ साहब, कल फ्लैट नंबर 900 से मुझे फोन आया था। हाँ, फोन आया तो क्या हुआ? इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? घबराने की बात तो है ही साहब। जब से ये बिल्डिंग बनी है तब से फ्लैट नंबर 900 खाली पड़ा है। फ्लैट नंबर 900 खाली पड़ा? हाँ साहब। और तुम्हें पूरा यकीन है कि फोन फ्लैट नंबर 900 से आया था? हाँ साहब, वो आत्मा मुझे बोली भाग जा ऐसे, चला जा, नहीं तो तेरा हलवा बना दूंगी। और तुम डर गए और यहाँ से भाग गए? हाँ, नहीं तो क्या करता साहब, जान तो सबको प्यारी है। मैं तुरंत सेक्रेटरी साहब के पास गया और उनको बोला कि कोई दूसरा आदमी ढूंढ ले। तो फिर आज क्यों आया ड्यूटी पे? जब तक कोई दूसरा आदमी नहीं मिल जाता, इस आत्मा को तो मुझे ही झेलना पड़ेगा ना। तुम्हें उस आत्मा ने फोन नहीं किया है, खूनी ने फोन किया तुम्हें। उसने तुम्हारे इस डरपोकपने का फायदा उठाया, तुम्हें यहाँ से भगाया और फिर उस लाश को बिल्डिंग से बाहर ले गया। लाश? किसकी लाश साहब? किसकी लाश ये तो मालूम नहीं, पर यह बात तय है कि निष्ठा के खून के अलावा कोई ना कोई और जुर्म भी हुआ है इस बिल्डिंग में। फ्लैट नंबर 900 की चाबी है ना तुम्हारे पास? चाबी तो है साहब, लेकिन मैं वहां अकेला नहीं जाऊंगा साहब, अकेला नहीं जाऊंगा। तुम्हें कौन कह रहा है अकेले जाने के लिए? विवेक, और फ्लैट में जाके चेक करो। चलिए। हाँ सर। जल्दी चलिए। देखो साहब, ये फ्लैट तो सालों से बंद पड़ा है। यहाँ कोई इंसान तो क्या, कोई कबूतर तक नहीं आता। कोई ना कोई कबूतर तो आया है यहाँ। फ्लैट की तो लाइट चालू है। ये रहा इंटरकॉम। इस इंटरकॉम पे सब हो रहा था। इंटरकॉम भी चल रहा है। एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये बंद फ्लैट में बिजली और इंटरकॉम कहां से आए। ये पानी टपकने की आवाज है। ये पानी कहां से टपक रहा है? ओह, कमाल है, पानी भी चालू है। ये क्या है? विवेक, कुछ मिला? हाँ, ये देखो। ये तो आगोश की घड़ी का टुकड़ा लग रहा है। अगर दोबारा आप लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो मैं मीडिया को बुला के तुम सबको बदनाम कर दूंगा। ये तो आगोश की घड़ी का टुकड़ा ही होगा। मुझे भी यही लगा था। मैं दया सर को फोन करके इन्फॉर्म करता हूँ।
हेलो, क्या सर? इसकी सहमत है कि इस वक्त मेरे घर की घंटी बजा रहे हैं। आप लोग? ये कोई वक्त है किसी शरीफ के घर पे आने का? शरीफों के नहीं, मगर बदमाशों के घर तो आया जा सकता है ना। व्हाट नॉनसेंस! एक तो आधी रात को मुझे नींद से जगा दिया और मेरे घर पे आके मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। वैसा है कि हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। कैसा तोहफा? जरा अपनी घड़ी दिखाइए, रिस्ट वॉच। क्यों? दिखाइए तो सही। बिना घड़ी के तोहफा दिखाने में मजा नहीं आएगा। कौन है पापा? गुड मॉर्निंग बेटा, सीआईडी अंकल। बेटा ड्रॉअर में से जरा मेरी घड़ी लेकर आना। हाँ पापा, लेकर आ। जल्दी लो। ये लीजिए पापा। ये लीजिए। अब तो बताइए कि तोहफा क्या है? ये रहा आपका तोहफा। सर, ये तो मेरी घड़ी का है। शुक्र है आपने माना तो सही कि आप ही की गाड़ी का है, वरना हमें तो लगा था कि आप बोलोगे आपका है ही नहीं। मैं क्यों कहूँ कि मेरा नहीं है? क्योंकि पिन हमें फ्लैट नंबर 900 से मिला है। फ्लैट नंबर 900? ये वहाँ कैसे पहुँचा? कल रात आप वहाँ के इंटरकॉम से फोन करने गए थे, आत्मा बन के। शायद उसी दौरान गिर गया होगा। What nonsense! मैं वहाँ क्यों फोन करने जाऊँ? मेरे घर पे इंटरकॉम नहीं है क्या? रसोई का है। क्यों? खाना बनाने का इरादा है? You want to have dinner here? अभी पता चल जाएगा। सुनिए, हेलो, सुनिए, हेलो। सरसों के तेल का डब्बा का है। ऑफिसर, आर यू सीरियस? रात को 1 बजे किसी अजनबी के घर पे आप क्या खाना बनाओगे? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आपने अभी तक मेरे हाथ का बनाया खाना खाया किधर है? और जो एक बार दया सर का बनाया हुआ पकवान खा ले, उसका जीवन सफल हो जाता है। सर, ये रहा सरसों का तेल। सैंपल ले लो। क्या वो चीज? तेल खत्म होने वाला है, इस महीने का राशन नहीं मंगाया अब तक? वो अरे विनीत, ऐसी क्या बातें कर रहे हो? हाँ? राशन तो मंगाया होगा। ये तेल किसी ने गिरा तो नहीं दिया? हाँ? ये यहाँ पे देखो, चमक है यहाँ पर। ये देखिए सर। मतलब तेल यहीं गिरा है? ये तो मेरी नौकरानी धान्या ने गिराई होगी। लेकिन क्या सरसों का तेल किचन में गिरना क्या जुर्म है? अब जुर्म है या नहीं, इसका जवाब धानिया ही देगी। बुलाओ जरा उसे। वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। यहाँ नहीं है? मगर वो तो इसी घर में रहती ना आप लोग के साथ में। रहती तो ये पर है। सर, दरअसल बात यह है कि कल जमीन पर उसने तेल गिरा दिया था और इसी वजह से मेरे पापा ने उसे बहुत जोर से डांट दिया सर। फिर सर वो रोने लगी और घर से चली गई सर। और अब तक वापस नहीं आई। तो आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की कि कहाँ गई है वो? कैसे पता करता? उसके पास तो मोबाइल नहीं है और उसका घर का सही एड्रेस हमारे पास नहीं है। कहानी अच्छी है। कहानी नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई तो यह है कि कल दोपहर धान्या अपने तेल में डूबे हुए पैर को लेके ऊपर छत पर गई और वहां पे तुमने उसका खून कर दिया। What? हाँ, उसके बाद तुम्हारी गन नीचे गिरी और उसी भरी हुई गन की वजह से निष्ठा का खून भी हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं धान्या को क्यों मारूंगा? यही पूछने के लिए हम भी आए हैं, क्यों मारा उसे तुमने? हा? मैंने धान्या को नहीं मारा, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि धान्या मर गई? क्या आपको इसकी लाश मिली है? हाँ अंकल, मेरे पापा किसी का खून नहीं कर सकते। जरूर धान्या कहीं चली गई होगी। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि धान्या मर चुकी है या लापता है, आप हमारे साथ ही रहेंगे। चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप? विवेक, ये चलो ना। यस सर। आप ऐसे नहीं कर सकते। चलिए। लेकिन अरे पापा, कहाँ ले जा रहे हो मेरे पापा को? अरे सर, मेरे पापा निर्दोष है, उन्होंने किसी को नहीं मारा सर, यकीन कीजिए मेरा। देखो बेटा, अगर आपके पापा निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं खुद उन्हें छोड़ जाऊंगा, ठीक है? बताइए आगोश जी, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, क्या कहते हो? बताओ। सर, आप मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लीजिए। मैं सच में नहीं जानता कि धान्या कहाँ। अच्छा, वो झूठ बोल रहा है साहब। वही हमेशा धान्या को डांटते फटकारते रहता था, उसी ने धान्या को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया होगा। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते? मगर शंपा को तो कुछ और ही कहना है।
सर आप एक नौकरानी पे यकीन कर रहे हैं? वो नौकरानी संपा का दिमाग खराब हो गया, कुछ भी अनफसनफ बक रही है। सर मैं तो एक शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ, मैं ये सब क्यों करूँ? मान लिया कि आप एक शरीफ और इज्जतदार इंसान हैं, लेकिन हम आपकी बातों पर यकीन क्यों करें? सर मैं अपनी बेटी की कसम खा के कह रहा हूँ कि खून मैंने नहीं किया, और धानिया कहाँ है मुझे नहीं मालूम। मुझे एक बात बताइए, आपकी वो टूटी हुई घड़ी, मेरा मतलब उस घड़ी की चाबी, वो फ्लैट नंबर 900 में कहां से पहुंच गई? सर ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी घड़ी की पिन वहां पहुंची कैसे। सर लगता है खूनी ने पहले इनकी घड़ी चुराई और फिर वही घड़ी की चाबी लेकर फ्लैट नंबर 900 में फेंक दी होगी, और फिर इंटरकॉम पर सिक्योरिटी गार्ड को डरा दिया, और फिर वही टूटी हुई घड़ी लेकर आगोश के घर में वापस रख दी। आगोश जी, धानिया की किसी दोस्त या रिश्तेदार का पता मालूम है तुम्हें? सर मैंने तो कभी उससे पूछा नहीं उसने कभी बताया। धानिया के गांव के बारे में कुछ पता है? उसने कभी कुछ बताया हो? सर वो बुढ़ा खुसट दिन रात उससे काम करवाता रहता था, उससे एक भी दिन की छुट्टी नहीं देता था। बेचारी गांव जाती भी तो जाती कैसे? कम से कम गांव का नाम तो पता होगा। हाँ साहब, एक बार उससे बताया तो था, माधवगढ़ नहीं, निवारी। निवारी, हाँ साहब याद आया, उसके गांव का नाम था मिवारी। हाँ साहब, मिवारी नाम था उसके गांव का। मिवारी। सर। हाँ राजा, धानिया के गांव का पता चल गया, मिवारी गांव। गुड, मिवारी गांव। खूनी ने बड़ी लंबी प्लानिंग की आगोश को फंसाने के लिए, लेकिन अब गांव का नाम पता चल गया है तो सारे सवालों के जवाब धानिया के उस मिवारी गांव में ही मिलेंगे। लगता है आप लोग रास्ता भटक गए हैं। कहाँ जाना है आपको? नहीं, हम लोग बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे। हमें कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? आप लोग पुलिस वाले हैं? हम सीआईडी मुंबई। सीआईडी मुंबई? जी। किसे ढूंढ रहे हैं आप? इस स्केच को ध्यान से देखिए, इस लड़की को पहचानते हैं आप? ये तो धानिया है ना? बिल्कुल ठीक, धानिया। आप बता सकते हैं इसका घर कहाँ पे है? साहब उस तरफ आइए। ये रहा धानिया का घर साहब। जी साहब। जी कहिए। धानिया है घर पे? धानिया से मिलने आए? जी। धानिया तो शहर में है, मुंबई में, पर आप लोग? हम लोग भी मुंबई से ही आए, सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ। कहाँ है धानिया? घर पे नहीं है क्या? आप लोग धानिया को क्यों ढूंढ रहे हैं? एक्चुअली धानिया पिछले 2 दिनों से गायब है। गायब है? जी हाँ, हमें लगा कि वो अपने गांव आ गई होगी, इसलिए हम लोग यहाँ आए। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? कौशल्या धीरज रखो। साहब वो तो यहाँ नहीं आई। धानिया यहाँ नहीं आई? जी नहीं। पर किट्टू कहाँ है? उससे कुछ भी पता नहीं चला धानिया के बारे में। किट्टू कौन है? धानिया का पति। धानिया शादीशुदा है? हाँ, किट्टू और धानिया की शादी को पिछले महीने पूरे 2 साल हो गए। मगर किसी ने भी उसके पति के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। पर आपको उसके गायब होने की खबर किससे मिली? आगोश से। उन्हीं के घर धानिया नौकरानी का काम करती थी, आपको तो मालूम ही होगा। मेरी बेटी और नौकरानी? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैंने अपनी बेटी को हमेशा राजकुमारी की तरह रखा, उसे घर का काम कभी नहीं करने दिया। आप ये क्या कह रहे हैं कि मेरी बेटी शहर में नौकरानी का काम करती है? जो कुछ हमें पता चला है हम बस वही बता रहे हैं आपको। अगर मुझे पहले पता होता कि शहर जाकर मेरी बेटी धानिया की ऐसी दुर्दशा हो जाएगी तो मैं उसे शहर कभी ना जाने देती, इस गांव से कभी नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या धानिया पिछले 2 साल से मुंबई में ही रह रही थी? नहीं, शादी के 2 साल हो जाने के बावजूद वो उसे साथ नहीं लेके जा रहा था, हर बार टाल देता था वो। पिछले महीने मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इस बार तुम्हें उसे साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। किट्टू, इस किट्टू की कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ, मैं अभी लाती हूँ। प्लीज। ये किट्टू है?
क्या ये सब करना जरूरी है ऑफिस? जरूरी नहीं होता तो हम लोग यहाँ आते नहीं। बात क्या है सर? आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? बताते हैं। सचिन, बिल्डिंग के सारे लोग आ गए? हाँ सर, सारे के सारे लोग यहाँ। हमने आप लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है, जिस दिन यहाँ निष्ठा का खून हुआ उसी वक्त बिल्डिंग के अंदर एक और खून हुआ है। एक खून और? मगर किसका सर? धान्या का। धन्या भाई जो आघोष क्या काम करती है? जी हाँ भाई। सर मतलब धान्या गायब नहीं हुई, उसका खून हो गया? जी हाँ, उसका खून हुआ है। सर मुझे पूरा यकीन है उसको जरूर आघोष बाबू ने मारा होगा। तमीज से बात करो, मेरे पापा उससे क्यों मारेंगे? हाँ अरे क्यों नहीं मार सकते? कितना गुस्सा आता उन्हें, मार दिया होगा गुस्से में सर। अगर मेरे पापा के खिलाफ एक शब्द और भी कहा ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। देखो यहाँ पे। सीआईडी के सामने मरने मारने की बात नहीं कर। बच्चे हो ना, बच्चे की तरह रहो। फिर सर धान्या का खून उसी दौरान हुआ जब निष्ठा का खून हुआ था, तो उसकी लाश कहाँ गई? उसकी लाश को किसी ने देखा क्यों नहीं? उसकी लाश हमें मिल गई है। मिल गई है? जी हाँ। और आप लोग कल सुबह 9 बजे प्रीतम नगर वाले मुर्दाघर में आएंगे उसकी लाश को पहचानने के लिए। एक लाश को पहचानने के लिए हम सबको आना है? जी हाँ, सबको आना। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि आपको पता है वो लाश उसकी है, तो पहचान के करेंगे क्या? फॉर्मेलिटी है, पूरी तो करनी पड़ेगी। आप सब लोग सुबह 9 बजे आएंगे, उसे पहचान के एक पेपर पे साइन करेंगे। कल 9 बजे शाम। सर आपको लगता है खूनी अपने जाल में फंस जाएगा? लगता नहीं है श्रेया, मुझे यकीन है, पूरा यकीन है। सर आपका तीर सही निशाने पे लगा। चलो देखो कहाँ जा रहा है। धान्या की लाश सीआईडी वालों को मिल कैसे सकती है? तुमसे कोई काम ढंग से नहीं हो। मैंने तुम्हें कहा था ना उसकी लाश को यहाँ मत गाड़ो। अब यहाँ पर भी मेरी गलती है। बहस मत करो, जल्दी चलो। चल रहा हूँ ना। तुम्हें याद है ना कि लाश कहाँ छुपाई थी? हाँ जल्दी करो। हाँ यहीं पे है, जल्दी चलो। ये पकड़ो, जल्दी जल्दी मिट्टी निकालो। तो डर ही गई थी, लाश तो यहीं पर है। अगर लाश यहाँ है तो सीआईडी वालों के हाथ में जो लाश लगी थी वो किसकी है? वही बताने के लिए हम लोग आए आप। सर आप यहाँ? धान्या की लाश मिल गई, हमने ढूंढ निकाला। हाँ सर, हम आपको बुलाने ही वाले थे। अच्छा, इन दोनों ने हमारी काफी मदद की, वरना ये केस तो सॉल्व ही नहीं हो पाता। कानून की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब थोड़ी मदद और कर दीजिए। हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, अंदर जाके बैठने का कष्ट करेंगे उसमें। हम क्यों बैठे सर? अंदर तो खूनी बैठेगा ना। बैठोगे तो तुम ही, क्योंकि खूनी का नाम किट्टू है। किट्टू कौन है सर? कमाल है सर, ये तो किट्टू को भी नहीं जानता। मैं बताता हूँ कौन है किट्टू। ये देखिए, ये है किट्टू। जाने दो, वरना तुम सीआईडी वालों की लाशें यहीं गाड़ दूंगा धान्या की लाश के साथ। अरे बाप, 2 मिनट में कानून के रक्षक से कानून के भक्षक बन गए तुम, हैं? जाने दो, मैं सच कह रहा हूँ, वरना तुम तीनों की लाशें मैं यहीं गाड़ दूंगा। वरना? वरना मारोगे हमें? मैं ही किट्टू सर, मैं ही किट्टू। मैं धान्या से शादी नहीं करना चाहता था सर, घर वालों ने जबरदस्ती उसे मेरे गले बांध दी। वाह रे वाह, क्या वजह थी खून करने की? वाह,
अगर शादी नहीं करनी थी तो इनकार कर देते। अगर इनकार करता तो पिताजी मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देते। 1 रुपया तक नहीं मिलता मुझे। और इसीलिए तुम दोनों ने प्लान बनाया धानिया को रास्ते से हटाने का। हाँ, पहले हमने उसे आगोश के घर में नौकरानी का काम दिलवाया ताकि वो हमारी नजरों के सामने रहे। हाँ, और फिर एक दिन मौका पाकर हमने आगोश बाबू की घड़ी की चाबी चुरा ली ताकि खून का सारा इल्जाम हम आगोश बाबू के सर डाल सके। और फिर सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास जाकर झूठ बोल दिया उसे कि फ्लैट में पानी नहीं आ रहा है, हाँ? ताकि हम छत में पानी चेक करने के बहाने जाएं और वहीं धान्या का काम तमाम कर दें। इसलिए हमने धान्या को ऊपर बुलाया था। ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया मैंने। तुम्हारे इंतजार की तो मुझे आदत पड़ गई है। पहले गांव में 2 साल इंतजार कराया, अब शहर में आकर भी मुझे उसी हक का इंतजार है जिसके लिए मैंने तुमसे शादी की थी। ऐसा तुम्हारी बीवी होने का हक। वो हक सिर्फ और सिर्फ शिमोना का है, समझी? अगर तुम्हें उसी को बीवी बनाना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मैं तुमसे कोई शादी वादी करने वाला नहीं था। जो कुछ किया वो सिर्फ अपने घर वालों के दबाव में आकर, समझी? अगर ऐसा ही है तो छोड़ दो मुझे। मैं अब एक नौकरानी की अपमान भरी जिंदगी और नहीं जी सकती। देखो, तुम्हारी किस्मत की रेखाओं में जो लिखा है ना, यही तुम्हारी जिंदगी है। और अगर अपनी तकदीर के साथ समझौता करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बस मैं अब अपनी जिंदगी के साथ और कोई समझौता नहीं करूंगी। वापस गांव जाकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। और मौत के साथ क्या समझौता करोगी? मौत? किसकी मौत? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम यहाँ से अब अपने गांव नहीं नौ जाओ। छोड़ दो मुझे, मैं सबको बता दूंगी। तो तुम्हें मत ना ही मेरे हाथ से वो गन गिरती और ना ही निष्ठा का खून होता। निष्ठा का खून तो होना ही था, तुम्हारी गन से नहीं तो मोहित या वंश की गन से। एक तरह से निष्ठा की मौत का हमें फायदा ही मिला था। उस दौरान मची भगदड़ में मैं जल्दी से बिल्डिंग के नीचे गई और गन उठा ली। और फिर मुझे धानिया की लाश को छत पर छुपाने का मौका मिल गया। और फिर तुम रात का इंतजार करते रहे धानिया की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। हाँ सर। अपने स्वार्थ के लिए तुमने 2 मासूम लड़कियों की जानें ली। क्यों? क्या हक था तुम्हें? उनकी जान लेने के बजाय अपने माँ बाप को यह कहने की हिम्मत दिखाते कि तुम्हें शिमोना से ही शादी करनी थी, तो शायद आज तुम दोनों की जिंदगी खुशहाल होती। अब तो तुम्हारी किस्मत में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, सिर्फ 2, जेल की काल कोठरी और फांसी का फंदा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।